हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो है सरेंडर और दूसरा है अबंडनमेंट। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं सरेंडर से। सरेंडर का डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इट मीन्स यील्डिंग अप ऑफ एन एस्टेट फॉर लाइफ or heirs to him who has the immediate estate in reversion or remainder, by which the lesser estate is merged in the greater by mutual agreement. This is opposite to release. Release के केस में क्या होता है कि बड़ा एस्टेट से छोटे एस्टेट बनता है। तो इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ। यील्डिंग अप मतलब गिविंग अप। अगर कोई पर्सन अपनी जो एस्टेट है, अपनी जो ज़मीन है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो लीज़ की है सपोज़, तो उसके सपोज़ लीज़ लाइफ टाइम या 10 साल की लीज़ है, सपोज़ 7 साल की लीज़ यूज़ करने के बाद वो किसी और को सरेंडर कर देता है, या वो अपनी एस्टेट फॉर लाइफ, अगर उसकी एस्टेट फॉर लाइफ है, वो किसी और को दे देता है। किसको? जो इसका कि इमीडिएट एस्टेट में या तो बाय वे ऑफ रिवर्जन उसका इंटरेस्ट है, या उसका बाय वे ऑफ रिमाइंडर अगर इंटरेस्ट है, तो ऐसे में इसको बोला जाता है सरेंडर। और सरेंडर में बेसिकली क्या होता है, जो छोटी एस्टेट है वो बेसिकली बड़ी एस्टेट में मिल जाती है बाय वे ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। और जो कि जैसा कि अभी बताया था कि रिलीज़ के केस में इसका ऑपोजिट होता है। रिलीज़ के केस में बड़ी एस्टेट से छोटी एस्टेट में जाती है, उसको रिलीज़ कहते हैं। तो सरेंडर का गाइस, हमने आपको अगर याद हो तो राइट्स जब हमने पढ़े थे, राइट्स ऑफ BNTR, तो वहाँ पे मैंने आपको 5th राइट में बताया था कि ये राइट जो है ये एक्सक्लूसिवली BNTR को अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो राइट टू सरेंडर है, ये दोनों तरह के भूमिधर, BTR, BNTR, ये बेसिकली भूमिधर को अवेलेबल है और असामी को अवेलेबल है। भूमिधर में जो कि दोनों आ जाती हैं, BTR भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। सेक्शन 118 में भूमिधर है और सेक्शन 119 में असामी है। भूमिधर हालांकि जो है वो सिर्फ वो जो है वो पार्ट में भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन असामी जो है, असामी को पूरी की पूरी एस्टेट सरेंडर करनी पड़ेगी, वो पार्ट में नहीं कर सकता। इन केस नोटिस इज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन, द एप्लीकेशन रेफरिंग नेम एटसेट्रा एंड रीज़न फॉर सरेंडर शुड बी गिवन टू तहसीलदार, हु शुड इशू नोटिस टू चेयरमैन लैंड मैनेजमेंट कमिटी under Rule 112 with intention to call Bhumidhar or Asami and verify genuineness of the cause of surrender in front of 2 independent witnesses, and thereafter physical possession shall be taken and intimation to be given to SDO। ये कह रहा है बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में इसको बोला जाए कि ऐसे केसेस में जहाँ बेसिकली नोटिस दिया जाना ज़रूरी है सरेंडर का, ऐसे में क्या होगा, एक एप्लीकेशन दी जाएगी सरेंडर की तहसीलदार को, जिसमें कि रीज़न लिखा होगा कि भाई हम इस वजह से, फला वजह से हम सरेंडर करना चाहते हैं। और तहसीलदार क्या करेगा, वो चेयरमैन लैंड मैनेजमेंट कमेटी को नोटिस इशू करेगा
और इस इंटेंशन से कि भूमिधर और असामी को बुला के दो इंडिपेंडेंस विटनेस के सामने कि जेन्युइननेस देखी जाए कि भाई सही में वही लोग सरेंडर करना चाहते हैं या नहीं। और ऐसे में अगर एक बार ये चीज़ वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिज़िकल पोजेशन जो है वो ले लिया जाएगा और एसडीओ को इंटीमेशन दे दी जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे फला फला लैंड का सरेंडर हुआ है और हमने इसका पोजेशन ले लिया है। तहसीलदार जो है he shall record it in revenue record and make an endorsement and reduce land revenue to that extent। तहसीलदार जो है ऐसे में क्या करेगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उस चीज़ को चढ़ा लेगा, मेंशन कर लेगा और एंडोर्समेंट उसका लिख देगा कि भाई ये इतनी पार्ट इस ज़मीन का ये सरेंडर हो गया है और उस हिसाब से वो लैंड रेवेन्यू जो उस पर बनता होगा टोटल लैंड पे वो घटा देगा क्योंकि उसमें से कुछ पोर्शन सरेंडर हो गया है। After surrender, it will be deemed that Bhumidhar or Asami have neither title nor interest nor right in land, and all claims have already finished from that date। सरेंडर के बाद सरेंडर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे। सरेंडर के बाद ये मान लिया जाएगा कि भूमिधर या असामी का कोई टाइटल नहीं है उसमें, मतलब कोई मिल्कियत नहीं है, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में, ना उनका कोई और राइट है उस लैंड में, और जो भी क्लेम थे वो ऑलरेडी ख़त्म माने गए जाएंगे। इफ़ करेक्शन इन डॉक्यूमेंट्स इज़ मेड आफ्टर 1 अप्रैल, भूमिधर शैल बी लाइबल टू पे लैंड रेवेन्यू फॉर द एग्रीकल्चरल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ सरेंडर। अगर 1 अप्रैल के बाद करेक्शन करी जाती है डॉक्यूमेंट्स में तो भूमिधर को जिम्मेदारी होगी कि वो नेक्स्ट जो एग्रीकल्चरल ईयर आएगा उस डेट ऑफ सरेंडर के बाद उसका भी वो लैंड रेवेन्यू जो होगा जितना बनेगा वो पे करे सरकार को। तो गाइस सरेंडर बहुत ध्यान से इसको समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर आ ही जाता है एग्ज़ाम में सरेंडर और अबंडनमेंट। अब आ जाते हैं अबेंडनमेंट पे। अबेंडन का बेसिकली इंग्लिश में मतलब होता है कि छोड़ देना कोई चीज़। तो इट मीन्स टू टोटली विदड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और राइट, टू ले असाइड ऑल केयर फॉर इट, टू लीव इट ऑल टुगेदर टू इट सेल्फ। इसका मतलब उस चीज़ से बिल्कुल ही अपने को बिल्कुल खींच लेना, मतलब वो ज़मीन एक तरह से छोड़ देना और कोई उसकी देख रेख नहीं करना और उसको अपने हाल पे एकदम से छोड़ देना, छोड़ छाड़ के। जैसे आपने देखा होगा ना कोई वीरान घर पड़ा है, टूटा फूटा, लोग उसको छोड़ गए हैं, तो उस तरह की चीज़ उसको बोलते हैं अबंडनमेंट। एज पर सेक्शन 122 where Bhumidhar has not used his holding for 3 continuous years and has left village and his whereabouts are not known, then on the report of Lekhpal, the Tehsildar shall submit report to collector under Rule 114 mentioning the dates of the tenure holder to take over physical possession of land। तो क्या बोल रहा है कि सेक्शन 122 में अगर भूमिधर कोई भी भूमिधर है BTR BNTR उसने अपनी ज़मीन 3 साल तक कंटिन्यूस पीरियड के लिए इस्तेमाल नहीं करी है और वो गांव छोड़ के चला गया है और उसका कोई अता पता भी नहीं है, तो लेखपाल की रिपोर्ट पे लेखपाल जो है वो तहसीलदार को बेसिकली रिपोर्ट देगा, जो कि तहसीलदार कलेक्टर को रिपोर्ट सबमिट करेगा अंडर रूल 114। उसमें डिटेल मेंशन होंगे कि भाई ये टेन्योर होल्डर है और इस फला फला डेट को ये छोड़ चुका है। तो ऐसे में फिज़िकल पोजेशन लैंड के लेने के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा। बट बिफोर टेकिंग ओवर कलेक्टर शुड इंक्वायर मैटर एट हिज ओन लेवल एंड देयर आफ्टर गिव इट ऑन लीज फॉर 1 ईयर। कलेक्टर क्या है अपनी खुद की इंक्वायरी करवाएगा, लोकल इंक्वायरी, और बेसिकली उसको अगर एक बार सेटिस्फाइड होगा कि भाई ठीक है तो 1 साल के लिए उसको लीज पे दे देगा। ए पर्सन कैन क्लेम हिज राइट विद इन 3 years एंड इफ़ नो वन कम्स फॉरवर्ड द लैंड इज़ डिक्लेयर्ड एबंडन्ड। अगर कोई भी पर्सन उसमें नहीं आता 3 साल के लिए, 3 साल तक मतलब लीज पे देने के बाद भी, तो लैंड को माना जाएगा कि लैंड अबंडन हो गई है। और ये प्रोविज़न अगर आपको याद हो तो सेम एस्चीट जैसा प्रोविज़न है, एस्चीट में भी सेम यही था। अब कॉन्सिक्वेंसेस अबंडनमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पहला है जो होल्डिंग्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को वेस्ट हो जाएगी। दूसरा लॉफुल राइट्स टाइटल ऑफ भूमिधर वो मतलब रुक जाएंगे, भूमिधर का कोई टाइटल नहीं रहेगा, कोई राइट नहीं रहेगा। लाइबिलिटी टू पे लैंड रेवेन्यू
shall remain for the agriculture year in respect of such holdings. लैंड रेवेन्यू देने की हालांकि देनदारी ज़रूर रहेगी, और बेसिकली जिस भी फसली ईयर में सपोज़ अबंडन करा है तो उस फसली ईयर का लैंड रेवेन्यू की देने की जिम्मेदारी रहेगी उस पर्सन की, चाहे वो अबंडन ही क्यों ना कर गया हो। इन केस समवन फाउंड इन इलीगल पोजेशन ही शैल बी इवेक्टेड एज पर सेक्शन 95(2). अगर कोई और पर्सन उस लैंड का इलीगल ऑक्यूपेंट पाया गया कि भाई दूसरा जो मालिक है वो तो छोड़ के चला गया, लेकिन किसी और ने कब्ज़ा किया है, तो ऐसे में उसको इविक्शन किया जा सकता है सेक्शन 95 सबसेक्शन 2 के तहत। तो गाइज़ ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इजी हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आप इसकी अगर कोशिश करके सेक्शंस भी याद कर सकते हैं, तो जैसे कि सेक्शन 118, 119 सरेंडर का है और 122 अबंडनमेंट का है। तो और अगर ये वाले आप पॉइंट्स भी याद रखें तो आप इसको अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं और अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।